आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम आपको आरएनए बता रहे थे। आरएनए मैंने आपको बताया ये राइबोन्यूक्लिक एसिड था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी चीज एक मेजर डिफरेंस ये था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस थे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन थे, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब इसमें थाइमिन नहीं है, थाइमिन की जगह क्या है, यूरेसिल। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस था। दूसरी चीज डीएनए में डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर थी और आरएनए में राइबोज पेंटोस शुगर होती है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस थे। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे निर्भर रहना पड़ता है, पर आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है डीएनए से इंफॉर्मेशन लाके। क्लियर? डीएनए एक ही टाइप के होते हैं और आरएनए 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक, जिसमें हमने आपको मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं, जीन किसके बने हैं? डीएनए के। इसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की बनने की, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की इंफॉर्मेशन होती है। एक जीन के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ये एक जीन है, इसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन है। अब जब ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर आएगी तभी तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को कोड वर्ड के फॉर्म में बाहर लाने का काम कौन करता है? एमआरएनए। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को कोड वर्ड के फॉर्म में बाहर लाने का काम कौन करेगा? एमआरएनए। इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से बाहर मैसेज कन्वे कर रहा है। डीएनए से मैसेज लेके न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है। अब इसके मैसेज पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो इसलिए इसे एमआरएनए कहते हैं। जैकब और मोनार्ड ने इसका नाम दिया था और बताया था टोटल आरएनए का लगभग 10% आरएनए एमआरएनए ही होता है। वैसे तो आरएनए आपके न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन एमआरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से। ये ध्यान रखिएगा, एमआरएनए की सिंथेसिस किससे हो रही है? डायरेक्ट डीएनए से। कौन से प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए की सिंथेसिस डीएनए से होती है, जिससे ये कोड वर्ड के फॉर्म में डीएनए से इंफॉर्मेशन ले लेता है। क्लियर? तो ये था हमारा एमआरएनए। स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था इसके पास एक हेड होता है, लॉन्ग चेन, और फिर ये टेल होती है। हेड के पास इसका 5 डैश होता है और टेल के पास इसका 3 डैश। 5 to 3 डैश आप समझ गए हैं, 5 डैश एंड और 3 डैश एंड। ठीक, तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है। क्लियर? अब आ जाइए टीआरएनए। देखिए, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन ले आया कोड वर्ड के फॉर्म में। कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड आएंगे, कलेक्ट होंगे
और वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। मैंने आपको बताया था पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी है। क्लियर? कोई प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हो सकती है, कोई और ज्यादा की बनी हो सकती है। ठीक, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन हमारे एमआरएनए के पास होती है। हमने आपको ये भी बताया था यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब उनके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब उनके पास कई पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, अब देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? अमीनो एसिड। ये आपके अमीनो एसिड जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये अमीनो एसिड ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव। ठीक, अब ये एमआरएनए आया, एमआरएनए के पास कोड वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है कि ये कोड कह रहा है ये वाला अमीनो एसिड, ये कोड कह रहा है ये वाला अमीनो एसिड, ये कोड कह रहा है ये वाला अमीनो एसिड। ये कोड वर्ड है ना, ये अमीनो एसिड को डिटरमिन करेंगे। तो इसकी इंफॉर्मेशन लेके कौन आया है? एमआरएनए, जिसके पास कोड वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए। कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए उस प्रोटीन के बनने के लिए और किस सीक्वेंस में चाहिए, यही इंफॉर्मेशन तो लेके आया है एमआरएनए। ठीक है, और ये अमीनो एसिड ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, पर इन्हें एक्टिवेट करके उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में कोड वर्ड है ना, इन्हें एक्टिवेट करके उसी सीक्वेंस में प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करेगा। ये प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए, ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेके आया है। और इस एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेगा कौन? टीआरएनए, कि ये अमीनो एसिड चाहिए पहले, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो ये टीआरएनए इन अमीनो पहले एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेगा कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, फिर उस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके प्रोटीन फैक्ट्री में ले आएगा। फिर दूसरा टीआरएनए जाएगा, इंफॉर्मेशन लेगी चाहिए कि अब कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, उसे एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन फैक्ट्री में लाएगा। फिर तीसरा वाला जाएगा, उसे एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन फैक्ट्री में लाएगा। तो इस तरीके से टीआरएनए का काम है एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेना और उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस वाले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना और उसे प्रोटीन फैक्ट्री तक लाना। ये किसका काम है? टीआरएनए। क्लियर? और अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए है, तो इसका मतलब बहुत सारे टीआरएनए होंगे। क्लियर? तो टीआरएनए को इसीलिए कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, जो साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके प्रोटीन फैक्ट्री तक ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं या फिर इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। सॉल्युबल आरएनए क्यों? साइटोप्लाज्म में टीआरएनए सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म में टीआरएनए सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, पर जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस समय ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं।
भाई उसी समय तो इनका काम है कि mRNA से इंफॉर्मेशन लो, उस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करो, प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचा दो। तो उसी समय इनका काम है ना, बाकी समय तो नहीं है ना। तो बाकी समय ये सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्लियर? फिर हमने आपको बताया अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए हैं। तो आपको बता दें प्रोटीन के बनने में 20 टाइप के अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटीन के बनने में 20 टाइप के अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, पर इन 20 टाइप के अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए 50 से 60 तक टीआरएनए होते हैं। अब आप कहेंगे अमीनो एसिड जब 20 है तो 50-60 टीआरएनए क्यों है? एक्चुअली में एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए भी हो जाते हैं। कुछ कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए भी हैं। अगर कोई एक खराब हो गया तो दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसे प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचा देगा। क्लियर? तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए भी होते हैं, इसलिए टीआरएनए टोटल लगभग 50 से 60 होते हैं। क्लियर? तो ये था आपके टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। अब देखिए क्रिक और हॉगलैंड साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था टीआरएनए। क्रिक एंड हॉगलैंड साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था टीआरएनए, और रॉबर्ट होली एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट होली, जिन्होंने टीआरएनए के लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। तो अब देखिए क्लोवर लीफ मॉडल क्या है। एक्चुअली आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, पर इसका जो स्ट्रैंड है ना वो घूम जाता है, और घूम के जब घूम जाएगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। फिर कोई चीज यूं घूम गई तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है? और इस तरीके से जब बेस पेयर, जहां पे बेस पेयर आमने सामने नहीं आते वहां पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो रॉबर्ट होली ने क्लोवर लीफ मॉडल दिया कि इसमें ये आपके टीआरएनए में इस तरीके से लूप पाए जाते हैं ये इसका 5 डैश हो गया और ये इसका 3 डैश हो गया। ठीक? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आमने सामने आ जाते हैं, जहां पे नहीं आ पाते वहां पे ये लूप बन जाते हैं। तो इसमें देखिए लूप में क्या बनाया, तो ये लगने लगता है डबल स्टैंडर्ड, है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही, पर अपीयरेंस कैसा दे रहा है? डबल स्टैंडर्ड का। तो इसमें ये जो वाला साइट है ये एंटी कोडॉन साइट है, एंटी कोडॉन साइट। इस साइट से टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ेगा। ये एमआरएनए है तो ये एमआरएनए के पास ये कोड वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। एमआरएनए के पास पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन कोड वर्ड के फॉर्म में है, जिसे कोडॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोडॉन। मतलब एमआरएनए के पास जो कोड वर्ड की इंफॉर्मेशन है उसे कहते हैं कोडॉन, और इस कोडॉन से टीआरएनए इंफॉर्मेशन लेगा अपनी एंटी कोडॉन साइट से। मतलब टीआरएनए की ये एंटी कोडॉन साइट हो गई, जो एमआरएनए की कोडॉन से इंफॉर्मेशन लेगा कि कौन सा वाला अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है? तो टीआरएनए ने एंटी कोडॉन साइट से एमआरएनए से इंफॉर्मेशन ले ली
कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, और वो अमीनो एसिड को वो अपने 5 डेज से जोड़ेगा जहाँ पे सीसीए बेस ग्रुप होता है। सीसीए मतलब साइटोसिन साइटोसिन एडिनोसिन, सीसीए बेस ग्रुप होता है, यहां से ये जोड़ेगा अमीनो एसिड को। इस इंफॉर्मेशन ली कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए और उस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके कहां पे जोड़ेगा, ये है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट से ये जोड़ लेगा अमीनो एसिड को, जिस अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन ली है वो अमीनो एसिड यहां से जुड़ जाएगा। क्लियर। फिर ये होती है एंजाइमेटिक साइट, एंजाइमेटिक साइट जो इसके जुड़ने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगी। आपको मालूम है एंजाइम्स जो आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं, तो ये टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ेगा ना, इसके जुड़ने के लिए कैटलिस्ट का काम कौन करेगी, एंजाइमेटिक साइट। ठीक। और ये है राइबोसोमल साइट, जहां से ये अमीनो एसिड को राइबोसोम में पहुंचाएगा। आ गया। तो ये होता है क्लोवर लीफ मॉडल, जिसमें ये आपके अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, जिसके जस्ट अपोजिट है एंटी कोडॉन साइट। तो एंटी कोडॉन साइट से ये एमआरएनए के कोडॉन से इंफॉर्मेशन लेगा कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, फिर बाइंडिंग साइट से उस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके जोड़ लेगा, तो अमीनो एसिड जुड़ गया अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट से जो 5 डेज पे है। फिर राइट साइड पे एंजाइमेटिक साइट है जो इनके जुड़ने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगी, और ये लेफ्ट साइड पे राइबोसोमल साइट है जहां से ये उसे राइबोसोम में पहुंचा देगा। तो ये है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब आ जाइए आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल, अच्छा, टीआरएनए टोटल आरएनए का 10 से 15% था, एमआरएनए 10% था, तो बाकी बचा हुआ राइबोसोमल होता है 70 से 80% राइबोसोमल आरएनए ही पाया जाता है। और ये आरएनए सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस होती है, वहां पे बनते हैं। और ये आपके प्रोटीन फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो राइबोसोमल आरएनए जो कि आपके प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, मतलब ये मान लीजिए राइबोसोम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और यहीं पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्लियर। तो ये हो गया आपके राइबोसोमल आरएनए जो 70 से 80% पाए जाते। अब आइए सेंट्रल डॉगमा। इससे पहले आप लोग अभी डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिख के हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ information is called as central dogma of molecular biology. ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए कैसे, सेल के न्यूक्लियस में जीन के पास इंफॉर्मेशन है ना, जीन मतलब डीएनए, इसके पास इंफॉर्मेशन है कौन सी प्रोटीन बननी है। ये इंफॉर्मेशन अपना किसको देगा, एमआरएनए को। तो एमआरएनए ने कोड वर्ड के फॉर्म में जीन से या डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
कौन से प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। भाई mRNA न्यूक्लियस के बाहर इंफॉर्मेशन ले आया कि कौन सी प्रोटीन बननी है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए, ये इंफॉर्मेशन लेके आ गया mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी राइबोसोम में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से देखिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ ना इंफॉर्मेशन का। पहले डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। इसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर? तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर